जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी आधारित क्लास सेवेंथ की साइंस का पहला अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पादपों में पोषण। क्लास सेवेंथ की साइंस का पहला टॉपिक पादपों में पोषण है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पादपों में किस तरह से पोषण होता है। हम लोग देखते हैं, क्योंकि किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और इसी क्रम में भोजन के 3 घटक होते हैं। भोजन के निम्नलिखित घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, आप इनको जानते रहिए। भोजन का एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए पोषक भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं तथा इन्हें ही पोषक कहते हैं। जो भोजन के घटक होते हैं, इनको ही पोषक कहते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि भोजन सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। और अगर उसी क्रम में देखें कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित अन्य बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जो जीव अपना खुद भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और जो जीव स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, उनको परपोषी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। चलिए और महत्वपूर्ण चीज को जानते हैं कि पादपों में पोषण की विधियां क्या क्या है। केवल पादप ही ऐसे हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और इनका उपयोग करके पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पोषक पदार्थों के बारे में अगर हम लोग बात करें, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थों का हम लोग जो ग्रहण करते हैं, उनसे क्या होता है, शरीर की संरचना और वृद्धि, विकास तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषक क्या होता है? पोषक अभी हम लोगों ने देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब भोजन के घटक हैं, और इन्हीं को पोषक कहते हैं। पोषण क्या है? पोषण सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है, जो भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जैसे जैसे भोजन का पाचन किया जाता है, ये सब क्रिया विधि पोषण कहलाती है। ठीक। आगे बात करते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। इस विधि को स्वपोषण कहते हैं, और जो ये पादप इस तरीके की विधियां का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं,
एक क्वेश्चन बनता है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में भोजन पाया जाता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण कैसे होता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग बात करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पत्तियां पादप के लिए खाद्य फैक्ट्रियों का काम करती हैं। जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों में, यही खाद्य फैक्ट्रियों के रूप में काम करती हैं। और जो कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, वह मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पत्तियां होती हैं वो खाद्य फैक्ट्रियों के रूप में कार्य करती हैं, और जो भी कच्चा पदार्थ है जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, ये सब खनिज लवण वगैरह जड़ से अवशोषित किया जाता है। ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ से जल खनिज लवण वगैरह तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, जहां पर पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियों के रूप में कार्य करती हैं। और पत्तियों की सतह पर पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक पॉइंट देख लेते हैं, कोशिका। कोशिका क्या होता है? दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मकान बनता है, उसमें एक एक ईंट का प्रयोग किया जाता है। एक एक ईंट का प्रयोग करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। उसी प्रकार से कोशिका जो होती है, उसी प्रकार से सजीवों का निर्माण भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा को देख सकते हैं। इसका शरीर जो है एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आगे, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जो केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसमें केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। और चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य केंद्र के आसपास भरा हुआ है। कोशिका झिल्ली से इसको संरक्षित करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग देख रहे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कहाँ से प्राप्त होती है? रंध्रों, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। क्लोरोफिल का कार्य होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको संग्रहित करके पत्ती की सहायता करेगा, और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। भोजन का निर्माण करने में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल
संश्लेषण के लिए आवश्यक है। संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तब क्या होगा? दोस्तों, आप सोचिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न हो या सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज को कल्पना कीजिए। अगर प्रकाश संश्लेषण न हो तो खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सजीव पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्या होता है? पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे। जो भी बहुत सारे जीव जंतु हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं, तो उनका भी जीवन कहीं न कहीं प्रभावित होगा। चलिए अगर हम लोग आगे देखें, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी निकलती रहती है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन भी असंभव हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है, जिसका उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रिया को किस प्रकार समझ सकते हैं? दोस्तों, इस प्रक्रिया को इस तरीके से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में हरित वर्णक के रूप में पाया जाता है और इससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और प्लस ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है यह पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि पत्ती है और उसमें क्या होगा, द्वार कोशिकाएं, पत्तियों का काट चित्र जो होगा, रंध्र पाए जाते हैं और द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सब हरित वर्णक क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में स्टार्च की अनुपस्थिति में, दोस्तों पत्ती में स्टार्च की जो उपस्थिति होती है यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न हो चुका है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। देखिएगा किस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है और खनिज जल एवं खनिज जड़ के माध्यम से तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसके बाद में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होने के दौरान ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यह पूरी संरचना दर्शाई गई है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज और भी देखने को मिलती है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, केवल पत्ती ही प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्योंकि मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां शल्य होती हैं, शूली रूपी होती हैं
और इन पादपों के तने हरे होते हैं। यही तने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इस बात को भी समझते रहिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ऐसा नहीं है केवल जो हरी ही पत्तियां होती हैं उनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की देखे होंगे, लाल, भूरे अथवा अन्य किसी भी प्रकार का जो होता है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन हरे रंग का प्रच्छादन कर देता है, अर्थात ढक लेता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा, क्योंकि जहाँ पर नमी होती है, दीवारों पर देखे होंगे नमी आ जाती है, तालाबों पर, गहरे जलाशय में अवपंकी, जैसे काई बोलते हैं, काई देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ ऐसे जीव हैं जो शैवाल, जो जीव होते हैं, जीवों की वृद्धि के कारण जो शैवाल बनते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल होता है। यह भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस बात को भी समझते रहिए। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस बात को भी समझते रहना है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का भी संश्लेषण होता है। कहने का मतलब यह है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन इत्यादि का भी संश्लेषण होता है। अब समझने वाली बात तो यह है कि प्रोटीन प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का भी तत्व देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप बताइए कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कैसे होता है। कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। परंतु प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ प्रेजेंट होता है और जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। दोस्तों, वायु में नाइट्रोजनी गैसें होती हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन पत्तियां इसका सीधे सीधे उपयोग नहीं करती हैं। नाइट्रोजन का पौधे सीधे रूप में उपयोग नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इनका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। उस यौगिक का मृदा में निर्मुक्त करते हैं। जो यौगिक बनता है वही यौगिक मृदा में क्या होता है, निर्मुक्त होता है, और वहां से क्या होता है, विलेय पदार्थों या पादपों द्वारा जल के साथ नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इस बात को समझते रहना है। इसके पश्चात अगर आप देखें इसके पश्चात अगर आप देखें कि खाद्य के अन्य संघटक जैसे प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य कौन कौन सी विधियां हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे किस प्रकार तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं, विषमपोषी पादप बोलते हैं, और यह प्रक्रिया विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। दोस्तों, देखने को मिलता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अमरबेल एक ऐसा
इस प्रकार का परजीवी है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। यह जिस भी अमरवेल का पादप, इसमें क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होता है, जिस पर यह आरोहित होता है। जिस पर यह आरोहित होता है वह पादप परपोषी कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अमरबेल का पौधा जिस भी पौधे के ऊपर आरोपित होता है वह पौधा स्वयं किसी अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करता है, और अमरबेल जिस पौधे पर आरोहित होता है उससे उसके साथ में रह के भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे परजीवी बोलते हैं। अमरवेल का पादप, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पौधा परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। इस बात को समझना है। आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का दिख रहा है, भारी भरकम पेड़ दिख रहा है। उसके ऊपर ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये अमरवेल का पूरा आच्छादित है। और अमरवेल का पौधा जो होता है ना, इसी पौधे से अपना पोषक ग्रहण करता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर इसके आगे का टॉपिक को हम लोग पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। धन्यवाद।